अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अ न्यू क्लासिक वीडियो। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे 2.3। नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स का टॉपिक है 2.3 और उसका जो चैप्टर का नाम है वो है काइनेमेटिक्स। अच्छा जी, टॉपिक 2 है हमारे पास स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड देखते हैं थोड़ा सा। हमारे पास बहुत सी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, यानी हम हर रोज़ हमारी डेली रूटीन के अंदर बहुत सारी क्वांटिटीज़ हमें जिनका सामना करना पड़ता है। उन क्वांटिटीज़ को हम क्या करते हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, मास, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड एंड फोर्स एटसेट्रा। अब यहाँ पे इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास हो जाती है स्केलर और दूसरी हो जाती है वेक्टर्स। यानी यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ जिनका मैंने जिक्र किया है, लाइक मास, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, फोर्स, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, ये इनमें से कुछ क्वांटिटीज़ जो हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं और कुछ क्वांटिटीज़ जो हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि जब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे, जब इनकी डेफिनेशन करेंगे, तो हमें अंदाज़ा होगा कि कौन सी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं और कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। ये जो एक टॉपिक है, टॉपिक 2.3, ये टॉपिक आपके पास स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ये जो टॉपिक है, ये जो आर्टिकल नंबर है, यहाँ पे आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, अलबत्ता इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। स्केलर्स की डेफिनेशन या फिर वेक्टर्स की डेफिनेशन या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, इनको हम रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं, या फिर स्केलर्स एंड वेक्टर्स में डिफरेंशिएट किस तरह से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। सो ये टॉपिक जो है 2.3 आपकी बुक के अंदर जो मौजूद है पेज नंबर 33 के ऊपर, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंट तरह से आ सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। सो आपने इस टॉपिक को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ही याद करना है। वही चीज़ें बस अंडरस्टैंड कर लें, वही चीज़ें पढ़ लें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, और जो मैं आपको बताऊंगी बस उनको सुन के अपने माइंड में रखें। ये मैं आपको इजी नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, बस ये जो आपके पास लिखा हुआ है इसको आप राइट डाउन कर लें, अपने पास नोट डाउन कर लें और इसी को आप याद करें। ये आपके पास नोट्स हैं और यही आपने याद करना है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, हम सबसे पहले देख लेते हैं। ये हमारे पास क्वांटिटीज़ लाइक मास, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड एंड फोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। यानी वही बात कि हमारे पास जितनी क्वांटिटीज़ पाई जाती हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास हो जाती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी हमारे पास हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, सबसे पहले हमने देखना है कि स्केलर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्वांटिटी कौन सी होती हैं। स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है, अ स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, or a physical quantity which can be completely described by its magnitude is called a scalar। एक वेक्टर हमारे पास क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसको अगर हमने डिस्क्राइब करना हो और वो मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब हो जाए, यानी बयान करना हो और वो मुकम्मल तौर पर बयान हो जाए हमारे पास, उसका मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो उसको हम मुकम्मल तौर पर बयान कर सकें, तो इस तरह की जो क्वांटिटी या इस तरह की जो मिकदार होगी उसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। एक बार फिर से सुन लें, मैं आपको फिर इजी और सादा आसान लफ्ज़ों में समझा रही हूँ कि अगर हमारे पास कोई मिकदार ऐसी है जिसको हमने बयान करना हो और वह सिर्फ मैग्नीट्यूड उसकी मैग्नीट्यूड का हम जिक्र करें और वह सारी मुकम्मल तौर पर बयान हो जाए, उसमें कोई किसी किस्म का इबहाम, कोई शक नहीं रह जाए, कोई और वजाहत किसी की ज़रूरत ना हो, तो ऐसी क्वांटिटी हमारे पास होती है स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अब हमारे पास ये आ जाता है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मीन्स सम न्यूमेरिकल वैल्यू विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट। सम न्यूमेरिकल वैल्यू विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट, इस बात का क्या मतलब है? कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू से मुराद होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कोई भी नंबर, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू से मुराद कोई भी नंबर है। वैल्यू विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट, अप्रोप्रिएट यूनिट का क्या मतलब है कि यूनिट क्या होता है हमारे पास, जैसे
मैथ का हमारे पास यूनिट है किलोग्राम, टाइम का है सेकंड मतलब एस, और इस तरह से लेंथ है मीटर। तो इस तरह से हमने क्या करना है, कोई यानी मैग्नीट्यूड क्या है, अब आपको इस बात का समझ आ गई कि कोई एक नंबर है और उसके साथ उसका यूनिट भी लिखा हुआ है। मसलन आप कहते हैं 5 kg है, 3 सेकंड है, या फिर आप कहते हैं 30 मीटर है। इस तरह से जो होगा, एक हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड मीन्स सम न्यूमेरिकल वैल्यू विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट। तो यानी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके साथ एक यूनिट दिया होगा, वो हमारे पास क्या होगी, मैग्नीट्यूड है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 10 kg है, यानी 10 kg किसी चीज़ का वजन है, मैस है, तो इतने kg है। 3 मीटर है, यानी इतना डिस्टेंस है 3 मीटर। उसके बाद 55 सेकेंड्स है, यानी 55 सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या है, 10 क्या है हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, और kg हमारे पास क्या है, अप्रोप्रिएट यूनिट है। ओके, अंडरस्टैंड। 3 हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो और है, और m क्या है, यानी मीटर हमारे पास अप्रोप्रिएट यूनिट। उसके बाद हम 55 पे आ जाते हैं। 55 हमारे पास क्या है, हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, और s हमारे पास क्या है, सेकंड, यानी कि अप्रोप्रिएट यूनिट है। अच्छा, इस तरह से उसके बाद हमने देखना है, अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ स्केलर्स, तो वो हमारे पास डिफरेंट तरह की एग्जाम्पल्स आ जाती हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज़ में से ही जिनको हमने डिवाइड किया है। कुछ इस कैटेगरी में आ जाएंगी स्केलर्स में, वो स्केलर क्वांटिटी है, और कुछ हमारे पास वेक्टर्स में चली जाएंगी, वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगे। अब आपको समझ आ गई कि वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन, और फिर उसकी मैग्नीट्यूड जो उसके अंदर एक लफ्ज़ का जिक्र हुआ है उसकी डेफिनेशन भी आपको समझ आ गई। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल ऑफ स्केलर्स के हमारे पास सबसे पहले है मैस, उसके बाद लेंथ, थर्ड है टाइम, फिर स्पीड, फिर वॉल्यूम, फिर वर्क, फिर एनर्जी। ओके, मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी, ये सारी हमारे पास क्वांटिटीज़ जो हैं, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, और ये सारी की सारी क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं वेक्टर्स पे। वेक्टर क्या होता है? A vector quantity is described completely by magnitude and direction. ओके, इसमें एक वर्ड ऐड हुआ है, डायरेक्शन। सेम एज इट इज़, जैसे हमारे पास पहले डेफिनेशन थी, बिल्कुल वैसे ही डेफिनेशन है ये भी वेक्टर्स की भी, लेकिन इसके अंदर जस्ट एक वर्ड ऐड हुआ है, वो हमारे पास है डायरेक्शन। क्या होगा कि अगर हमने किसी वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना है, तो उसको हम मुकम्मल तौर पर बयान कर सकते हैं उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ, अगर हम उसकी डायरेक्शन का भी जिक्र करें। डायरेक्शन को कहते हैं उर्दू में सिमत। यानी आप ये देखें कि अगर हमने इसको बयान करना है वेक्टर मिकदार को किसी, तो हम क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड की भी तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में उसकी अगर हम सिमत की भी बात कर लेंगे, तो फिर हमारे पास वो जो मिकदार होगी वो हमारे पास वेक्टर होगी, वेक्टर क्वांटिटी। और अ वेक्टर कैन बी डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद इट्स डायरेक्शन। उसके बाद ये है कि विदाउट डायरेक्शन वी कैन नॉट डिस्क्राइब अ वेक्टर। हम डायरेक्शन के बगैर एक वेक्टर को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अगर हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे तो वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, और अगर हम साथ में डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसकी अगर हम इजी और सादा सी मिसाल लें, आपकी बुक के अंदर ये एग्जांपल दी हुई है, पेज नंबर 33 के ऊपर एक टेबल है, उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, F1 एंड F2, दो फोर्सेस लगाई जा रही हैं। तो जब तक इतना हमें बताया जाता है कि दो फोर्सेस लगाई जा रही हैं, तो हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं कि किस सिमत में फोर्सेस लगाई जा रही हैं, किस डायरेक्शन में फोर्सेस लगाई जा रही हैं, तो वो हमारे पास तब तक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और जब ये हमें बताया जाता है कि F1 राइट साइड पे लगाई जा रही है या F2 लेफ्ट साइड पे, या दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगाई जा रही हैं, या दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगाई जा रही हैं, तो जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं। सो यहाँ पे हमें ये बात समझ आ जाती है कि अगर हमने उस तरह से बयान किया तो उसमें क्या फ़र्क है, अगर हमने डायरेक्शन के साथ बात की तो इसके अंदर क्या डिफरेंस है। सो आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन सेम है, जस्ट आपके पास इतना है कि आपने यहाँ पे वेक्टर के अंदर डायरेक्शन का जिक्र करना है। डायरेक्शन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बगैर वेक्टर को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। स्केलर के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, वो मुकम्मल तौर पर मैग्नीट्यूड से बयान हो जाता है, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो एक्सप्लेन किया जा सकता है जस्ट विद मैग्नीट्यूड, बट वेक्टर के लिए वी नीड डायरेक्शन। अच्छा, उसके बाद है, अगर आपने एक फ़र्ज़ करें, इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ, एक सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर आपने एक
यहाँ आप अगर कि अपने घर में मौजूद हैं, आपको कॉल आती है कि हमने किसी मार्केट का कोई पूछता है या शॉपिंग मॉल का कि हमने उस शॉपिंग मॉल में या किसी शॉप पे या किसी मार्केट पे जाना है। अब आप यहाँ पे अपने घर से बैठे उसको बताएंगे कि यहाँ से लेकर उसका इतना फासला है। ठीक हो गया, ये तो आपने बता दिया कि यहाँ से लेकर इतना फासला है, लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि आप जहाँ हो इस टाइम मौजूद, वहाँ से आप राइट जाएंगे तो इतना आगे चल के वो शॉप आएगी, या आप उस वहाँ से लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो इतना आगे चल के वो शॉप आएगी। अब मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपने क्या करना है, उसको ये बताना है कि आप इतना राइट साइड पे जाएंगे और इतना आप लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो फिर आपको वो शॉप या मार्केट मिलेगी। यानी आपको आपने साथ में डायरेक्शन भी बताई है। अगर आप एक जगह पे बैठ के किसी दूसरे बंदे को बगैर डायरेक्शन की कोई बात समझाएं तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। वो हमारे पास उसको आपको डायरेक्शन बताएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, उसके लिए वो चीज़ को लोकेट करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, बिल्कुल बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको लोकेट करना। सो आपको क्या करना पड़ेगा, साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो इसके लिए यानी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो आप उसको बता रहे हैं ना कि यहाँ से लेकर आपका इतना डिस्प्लेसमेंट है या आपका इतना डिस्टेंस है, उसके साथ आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। जब आप डायरेक्शन बताएंगे तो फिर वो आपके पास क्या हो जाएगा, उस बंदे को फाइंड आउट करना ईजी हो जाएगा। सो आपके लिए क्या हो जाता है, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट का मैं आपको बता रही हूँ कि इधर से लेकर आपने इतना मूव आगे करना है, तो उसके लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है। आप साथ डायरेक्शन भी बताएंगे, यानी ये डायरेक्शन के बगैर इसको आप कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अब आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वेक्टर के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है। अगर आप सिंपल इतना बता देंगे कि आप इधर से लेकर इतना आगे इतना फासला तय कर लें, तो वो कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा जब तक उसको सीमत का तयन नहीं होगा कि मैं किस सीमत में इतना फासला तय करूँ। सो इसके लिए आपको सीमत की ज़रूरत है। सीमत के बगैर ये बात अधूरी है, ये नामुकम्मल है। अगर यहाँ पे स्केलर की बात होती है, यानी मैं अब जैसे देखें मैथ है आपके पास, मैथ के लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेंथ के लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, टाइम के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, स्पीड के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, वॉल्यूम के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, वर्क के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। जबकि इसी तरह पे अगर वेक्टर क्वांटिटीज़ हों तो उनके साथ डायरेक्शन की ज़रूरत लाजमी है, वरना उनको वो पूरी बात एक्सप्लेन नहीं होगी, उसकी पूरी वजाहत नहीं होगी, अगले बंदे को उसकी पूरी समझ नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको ये लोकेशन की बात समझाई है कि अगर आप थोड़ी सी बात उसको बता देना कि इतना जस्ट फासला तय करो, तो वो कभी भी नहीं उस शॉप तक या उस मार्केट शॉपिंग मॉल तक कभी नहीं पहुंच सकेगा जब तक आप उसको डायरेक्शन भी बता के पूरी बात क्लियर नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम देख लेते हैं वेक्टर की एग्जाम्पल कौन सी होती हैं। वेलोसिटी होगी वेक्टर की एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट हो गया फोर्स, मोमेंटम और टार्क। ये सारी हमारे पास क्या है, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि वेक्टर्स हैं। ये सारे वेक्टर्स हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम और टार्क। ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। जो पहले हमने मैथ, स्पीड, लेंथ वगैरह पढ़ी हैं, वो हमारे पास क्या थी, स्केलर्स क्वांटिटी हैं। अच्छा, अब यहाँ पे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम और टार्क के लिए हमारे पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। जबकि वो जो हमारे पास हमने लास्ट में पहले जो पढ़ी हैं स्केलर क्वांटिटीज़, उनके लिए जैसे कि हमारे पास वो था टाइम था, स्पीड था, मैस था, उनके लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। वो सारी जो क्वांटिटीज़ हैं वो जस्ट मैग्नीट्यूड के साथ भी बयान हो सकती हैं मुकम्मल तौर पर। तो इनके लिए हमें क्या है, साथ में डायरेक्शन की ज़रूरत है। When we say we are walking at the rate of 3 kilometer per hour towards north, then we are talking about a vector. अब इस एग्जाम्पल से, यहाँ एग्जाम्पल ये अपने आप पेपर में भी कोट कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल आप इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान है। जब हम ये कहते हैं when we say we are walking at the rate of 3 kilometer per hour, यानी जब हम ये कहते हैं कि हम 3 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं, तो चल रहे हैं ये काफ़ी नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये इसको डिस्क्राइब नहीं करता। पूरा इस बात की अधूरी बात रख देगा। हम 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं, मतलब किधर चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारी मतलब इस तरह से चलना इस बात को पूरा एक्सप्लेन नहीं करता। इसको बयान करने के लिए, यानी अगर हम फासला तय कर रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास ये बात अधूरी है, नामुकम्मल है। इसको मुकम्मल करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है। अगर हम ये कह देते हैं व्हेन वी से वी आर वर्किंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स विद नॉर्थ, देन वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेक्टर। अच्छा, अब हम ये जब कह देते हैं कि हम
नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं अबाउट अ वेक्टर, तो हम ये कहते हैं कि नॉर्थ का मतलब ये है कि हमने डायरेक्शन बता दी। टूवर्ड्स नॉर्थ हमने ये कि हमने इसकी डायरेक्शन बता दी है। तो डायरेक्शन में हमने क्या करना है, उसको एक्सप्लेन कर देना है। बात मुकम्मल हो जाएगी यहाँ पे जब हम डायरेक्शन की बात, यानी इतने किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हम चल तो रहे हैं, बट ये कि हम टूवर्ड्स नॉर्थ चल रहे हैं, यानी हमने अपनी डायरेक्शन मेंशन कर दी, डायरेक्शन शो कर दी। इसका मतलब कि हमने अपनी बात मुकम्मल कर दी। अब ये एक बात पूरी लग रही है कि अगर एक बंदा इतनी स्पीड से इतनी चल रहा है तो वो किस तरफ चल रहा है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद हम देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास हमने लिखना है, वर्ड्स लिखे हुए हैं कोई भी, मतलब जैसे फोर्स है या डिस्प्लेसमेंट है या इस तरह से लिखा हुआ है, तो हम उसको किस तरह से ये बता सकते हैं कि हम डिफरेंशिएट कर सके कि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। मसलन देखें, अगर हमने मैथ लिखा हुआ है, मैथ की जगह हम एम लिखते हैं, लेंथ की जगह हम एल लिखते हैं, फोर्स की जगह एफ लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट की जगह डी लिखते हैं। तो अब अगर कोई अननोन बंदा है तो उसने एफ एम एल डी लिखा हुआ है, तो थोड़ा बहुत फ़र्क होना चाहिए जो फैक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनके अंदर, जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उनके अंदर, ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन से पता चल सके कि ये जो है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ है। सो वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी विद बोल्ड लेटर्स एज एफ ए एंड डी और एरोज ओवर देयर और बार ओवर दे। अच्छा, हमने क्या करना है कि अगर हम या तो सिर्फ सिंपल उसको बोल्ड कर देते हैं, जो भी हम लिखे मतलब फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, उसको हम क्या करेंगे, सिंबल बोल्ड कर देंगे, यानी थोड़ा मोटा लिखेंगे, बोल्ड जैसे लिखते हैं। या फिर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एरो लगा देंगे। एरो यानी एक तीर का निशान ऊपर वाला, यानी जैसे यहाँ पे ये ऊपर लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक तीर का निशान लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक तीर का निशान लगा देंगे, एरो हेड लगा देंगे। या हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक, या जैसे ये देखें बार लगा हुआ, यानी एक छोटी सी लाइन लगी हुई है, तो यहाँ पे जैसे हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे बार लगा देंगे। यानी ये तीन तरीके हैं जिनसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह से अगर ये लिखा हो तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। या तो हम उसको बोल्ड कर दें जो हमने लिखा हुआ है, या फिर हम उसके ऊपर एरो लगा दें, या फिर हम उसके ऊपर बार लगा दें। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। और जिनके ऊपर ना एरो हेड होगा, ना बार होगा, और ना हमारे पास वो बोल्ड होंगे, वो सारी क्या होंगी, स्केलर क्वांटिटीज होगी। अच्छा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है, अगर हम एक लाइन लगाएं, ठीक है, और उसके एक सिरे के ऊपर एक एरो लगा दें, मतलब एरो हेड उसका बना दें, तो वो हमारे पास क्या होगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, उसको हम कहेंगे ये वेक्टर है। अच्छा, वो हमारे पास क्या हो जाता है कि एक अगर हम बनाते हैं ग्राफिक, जैसे ये आपके पास बना एक लाइन है ए बी, और उसके एक सिरा ए है और दूसरा बी, और बी के ऊपर हमने बना दिया है उसका एरो हेड बना दिया, और ये हमारे पास क्या है, वेक्टर वी है। ग्राफिकली वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ arrowhead on a line, length of line gives magnitude, और जो लेंथ है लाइन की, यानी ए और बी जितनी लेंथ की है, 2 मीटर की लाइन है, 1 सेंटीमीटर की लाइन है, जितनी भी ये लाइन है, वो हमारे पास क्या होगी, हमें उसकी जो लेंथ है वो क्या बताएगी, यानी उसकी लंबाई जो है वो हमें बताएगी मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो बताएगी, लेकिन हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हम वेक्टर को पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, हमें साथ में डायरेक्शन भी बतानी होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी नहीं है। तो इस लाइन की जो ए से लेकर बी तक लेंथ है वो तो हमें बता रही है एक उसकी मैग्नीट्यूड। तो अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो वो हमें क्या होती है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन यहाँ पे हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर के लिए हमें ऑब्वियस बात है कि डायरेक्शन भी चाहिए, तो ए से लेकर बी तक। अब ये जो एरो लगा हुआ है इसकी आपको समझ आ रही है कि ये तीर ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब जिस तरफ एरो हेड होगा उस तरफ आपको पता चल जाएगा कि ये तीर की डायरेक्शन इस तरफ, यानी इस तरफ को जा रहा है। जाहिर है कि अगर आपको ये तीर जिस तरफ भी नजर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, राइट लेफ्ट ऊपर, जिस तरफ भी आपको ये तीर का निशान नजर आएगा, ऊपर एरो हेड नजर आएगा, आपको समझ लग जाएगी कि ये तीर का निशान, ये तीर उस तरफ जा रहा है, यानी ये उसकी डायरेक्शन वो वाली है जिस तरफ इसका एरो हेड है। तो ये जो डायरेक्शन हमें बताती है ये एक्चुअली क्या है हमारे पास, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों इकट्ठी हो गई एक साथ, तो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर हो गया। तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि हमारे पास
स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या डिफरेंस है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको हम प्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं और ग्राफिकली प्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं। ये बड़ा ही सिंपल, आसान और सादा है। एक दफ़ा मैंने आपको बताया, एक दफ़ा आप इसको रीड आउट कर लें तो बिल्कुल इसको दोबारा आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके माइंड में बिल्कुल ये बात बैठ जाएगी कि आपने जस्ट इसकी सिंपल डेफिनेशन याद करनी है। दोनों क्वांटिटीज़ के अंदर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि एक में सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड चाहिए होता है यानी स्केलर के अंदर, और दूसरे में आपको वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है। फिर आपने इसकी रिप्रेजेंटेशन कर लेनी है कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं और रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने ये बता देना है कि एरो हेड, आपने अगर सिंपल लाइन है तो उसकी जो लेंथ है वो आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बता रही है, और उसका जो एरो हेड लगाया आपने वो डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। इसलिए एक लाइन लगा के उसको एरो हेड लगा के इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट इस तरह से वेक्टर को किया जाता है, क्योंकि एरो हेड ऊपर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही एरो हेड हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है, और डायरेक्शन जब तक ना होगी तब तक हमारी वेक्टर क्वांटिटी की वजाहत पूरी नहीं होगी। हम ये नहीं कह सकते कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा वेक्टर और स्केलर के अंदर डिफरेंस। आप इसके अंदर आपने सिर्फ इस टॉपिक जो 2.3 है इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ यही करना था, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, यानी इनकी आपने डेफिनेशन करनी है, साथ में एग्जांपल्स कर लें। यानी इन दोनों के दरमियान आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटीज़ जो हैं वो स्केलर्स हैं और कौन सी क्वांटिटीज़ जो हैं वो वेक्टर्स हैं, और उसके बाद आपने इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है ये आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए चीज़ें। और इसके अलावा किसी बात की अगर आपको समझ नहीं आई या कोई आप पूछना चाह रहे हैं, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आया पढ़ते हुए, तो वो आप कमेंट में लिखे, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। या इसके अलावा अगर आप कोई टॉपिक समझना चाहते हैं, कोई फिजिक्स का कोई टॉपिक अगर आपको मुश्किल लगता है, आप उसको समझना चाहते हैं, तो वो भी मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको वीडियो बना के समझाऊंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।